हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका इस आज की कॉर्पोरेट न्यूज की सीरीज में। कॉर्पोरेट न्यूज कह लो, कॉर्पोरेट अपडेट कह लो। अगेन, जो पहली बार सुन रहे हैं इस सीरीज को, ये सीरीज यूजफुल है सभी सीए, सीएस, सीएमए करने वाले या फिर और प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहां पर हम रियल वर्ल्ड में क्या क्या कॉर्पोरेट अपडेट्स हैं, क्या क्या कॉर्पोरेट घटनाएं हो रही हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उन सब इवेंट को जानते हैं और उनका आपके लॉ, आपके चाहे लॉ इंक्लूडिंग ऑडिट, इंक्लूडिंग जीएसटी, इनकम, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उनका एनालिसिस हम करते हैं। तो आज की हमारी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज की। आज इस हफ्ते की पिछले 2 या 3 दिन की क्या क्या कॉर्पोरेट न्यूज रही, हम लोग हफ्ते में इसे 2 या 3 दिन के बाद लाते हैं ताकि तब तक कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स मेजर इकट्ठे हो सकें जिनके बारे में डिस्कशन की जा सके। तो चलिए आज की कॉर्पोरेट न्यूज को अपन लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, कुछ इंफॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट है सीए इंटर का नवंबर 2023 के अंदर, उन सब के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच शुरू हो रहा है, ये लंबे लंबे बालों वाले के द्वारा। एंड प्राइस होगा जिसका लाइव भी चलेगी क्लास एंड गूगल ड्राइव पे भी चलेगी, 4500 जिसका प्राइस होगा। फास्ट ट्रैक बैच है ये, जिसमें कलर्ड बुक मिलेंगी और इस बैच के साथ में एक 6 टेस्ट सीरीज जो है वो इंक्लूसिव है, यानी कि इसी 4500 के अंदर ये 6 टेस्ट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूसिव है, जिसमें 6 टेस्ट चेक होके एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड, आपको प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड हर टेस्ट में आपका इंप्रूवमेंट दिखाया जाएगा कि क्या इंप्रूवमेंट है भी या नहीं है। तो आपको बताया जाएगा कि पिछले टेस्ट के मुकाबले आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं एंड ये सीरीज अगस्त में शुरू होगी और फास्ट ट्रैक बैच 21 जुलाई से शुरू होगा। चलिए अब आते हैं आज की कॉर्पोरेट न्यूज पर। क्या क्या कॉर्पोरेट न्यूज है आइए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग फ्रॉड्स। ओके, नाफरा ने सभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो भी लिस्टेड कंपनीज के हैं उनको एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी जारी किस लिए की है? अभी तक क्या हुआ था, जैसे इंडियन लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी का एक केस हुआ था, एक एनबीएफसी थी, IL&FS स्कैम हुआ था इंडिया में, जिसमें क्या हुआ था कि 90,000 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिया था, रियल एस्टेट सेक्टर में थोप दिया था पैसा, और एनबीएफसी के रूप में इन्होंने जम के लोन दिया था रियल एस्टेट सेक्टर को, और आरबीआई की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई थी। जब ये स्कैम सामने आया तो कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन करने के बाद अब हमारे कंपनीज लॉ में एक सेक्शन है जो कि फाइनल लेवल पे भी पढ़ते होंगे बच्चे, इंटर लेवल पे भी पढ़ते हैं, सेक्शन 141 सबसेक्शन 5, जो कहता है कि अगर फ्रॉड किया होगा, अगर कोई ऑडिटर फ्रॉड वगैरह का दोषी होगा या फिर गिल्टी होगा तो फिर उसको 5 साल का बैन लग सकता है। तो फिर जो हमारी ऑडिट फर्म थी डेलॉइट, उन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इन्होंने कहा जी हम तो है नहीं ना, हम तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो पहले रिजाइन कर चुके हैं, हम आज की डेट में ऑडिटर थोड़े ना, हम तो रिजाइन कर चुके हैं। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इनके व्यू को माना नहीं था और अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ के पास गई थी। बट अब नाफरा ने क्या कहा है? नाफरा ने कहा है सभी के सभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, आप भी ऑडिट करते होंगे तो ध्यान से सुनिएगा, कि मियरली आपको मैनेजमेंट अपना ओपिनियन किसी बात पे प्रोवाइड कर रहा है या फिर मैनेजमेंट आपको लीगल ओपिनियन लाके दे रहा है, इट डजंट मीन कि आप अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। यानी कि आपको एक्सरसाइज करना है हर केस के अंदर क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ऑडिट में क्या होता है, जैसे वो है ना, कौन सा कार्यक्रम है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि वो अपना माइंडसेट तैयार रखना होगा हर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। मियरली बिकॉज जैसे कि इतने फ्रॉड्स में जितने भी ये फ्रॉड सामने आ रहे हैं, जिनके अंदर सामने हुआ क्या है, एक कॉमन चीज है कि कंपनी एक लीगल ओपिनियन निकाल के अपने ऑडिटर को दे रही है, या कंपनी मैनेजमेंट जो है अपना एक रिटन रिप्रेजेंटेशन बनाकर ऑडिटर को दे रहा है और ऑडिटर उसके बाद ज्यादा काम नहीं कर रहा। तो नाफरा ने सभी के सभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को आज चेतावनी जारी की है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे। अगर आपको ओपिनियन मिलता भी है उसके बावजूद भी आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करोगे। ये नाफरा की आज चेतावनी है सभी के सभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बायजूस के बुरे दिन जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जैसे हमारी रॉ है ना, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे हमारी आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे हमारे पास सीबीआई है,
वैसे ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए एक तो सीबीआई है, एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए एक और संस्था है कि अगर कोई भी आर्थिक अपराध हुए तो उनका इन्वेस्टिगेशन, अगर वो बड़े लेवल पे हुए तो उनका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? एक संस्था जिसे कि हम कहते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO, जिसकी स्थापना सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट में इसकी पावर्स डिफाइन की गई हैं। सीए फाइनल वालों को सुन के यहां अच्छा लग रहा होगा, लग रहा पड़ा है, लग रहा है टच करवा रहा है बंदा, है ना। और इंटर वालों तुम चिंता मत करो, SFIO नाम तुम्हारा भी एक दो जगह आया है, चाहे आप सीए में इंटर में हो, चाहे सीए में फाइनल में हो, चाहे सीए इंटर में हो, चाहे सीए फाइनल में हो, ध्यान रखना। और CS एग्जीक्यूटिव में भी है, तो सब बच्चों ने कहीं ना कहीं नाम सुने हुए हैं यार। अच्छा सुनिएगा, अब बायजूस की इन्वेस्टिगेशन SFIO करने जा रही है, यानी कि बुरे दिन शुरू हो रहे हैं लग रहा है। SFIO गवर्नमेंट की सबसे बड़ी संस्था है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है बहुत ही सीरियस लेवल के अपराधों का। तो बायजूस में ऐसा क्या हुआ? बायजूस में हुआ क्या है कि इनके ऑडिटर ने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया है। हालांकि इन्होंने अब नया ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, बट ऑडिटर ने रिजाइन क्यों किया इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं फाइनल की, इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन अब SFIO करने के लिए आ गया है। ओके, तो मतलब अच्छी न्यूज बायजूस वालों के लिए नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओहो, ये खतरनाक न्यूज है। GST देख रहे होगे, धड़ाधड़ GST के घोटाले सामने आ रहे हैं, फर्जी कंपनियां सामने आ रही हैं, फर्जी इनवॉइस सामने आ रहे हैं। 30,000 करोड़ से ऊपर का एक घोटाला अभी रिसेंटली सामने आया है। गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली पकड़ के क्या किया? GST को उठा के मनी लॉन्ड्रिंग में डाल दिया। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब बहुत सीरियस है क्या? अब GST के मामलों पर पैनी नजर रहेगी, GST डिपार्टमेंट की तो रहेगी, साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब उन पे नजर रखेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले भी नजर रखेंगे, और अगर GST का अगर आपने वायलेशन किया तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी ठहराए जाओगे। मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी ठहराने का मतलब है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपसे। तो यानी कि GST की गड़बड़ करने पर हालात गंभीर हो सकते हैं। और जितने भी बच्चों ने मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा हुआ है, जरा अपने आप को लिंक करके देखिएगा। आपने एक मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 66, जिसमें बात की जाती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कुछ डिपार्टमेंट के साथ में। वो जो सेक्शन 66 में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, अभी तक उसमें नार्कोटिक्स वगैरह था, बट अब उसमें GST को भी ऐड कर दिया गया है आज इस मॉडिफिकेशन के बाद में। तो यानी कि GST का उल्लंघन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अट्रैक्ट कर देगा। सभी के सभी GST वायलेशन वाले ध्यान दें। अब ED की गाड़ी सामने खड़ी होगी, तो वो खतरनाक गाड़ी है, थोड़ी ध्यान रखना। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं, और आगे अगली खबर जो हमारी आ रही है वो गो फर्स्ट केस से आ रही है। गो फर्स्ट एयरलाइंस, आप जानते हैं, ग्राउंड हो गई है एयरलाइंस। इंजन की सप्लाई ना होने के कारण खुद की इंसॉल्वेंसी के लिए इन्होंने IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर सेक्शन 10 के अंदर पिटीशन फाइल की है कि जी हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अब जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी पिटीशन फाइल करता है या फिर कोई उसके खिलाफ पिटीशन फाइल करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है? इस कंपनी की सारी एसेट्स को अपने कब्जे में ले लेता है ताकि अब उनको मैनेज किया जा सके। अब हुआ क्या? कोर्ट ने रोक दिया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि रुक जा, गो फर्स्ट एयरलाइंस के किसी भी फ्लाइट के को टच मत करियो, क्योंकि इस फ्लाइट के ऊपर किसका अधिकार है? ये लीज पे थी फ्लाइट, इन फ्लाइट्स पे अधिकार किसका? इनके लेसर का। जो कंपनी की फ्लाइट्स है उन्हें बेशक कब्जे में ले ले, बट जो लीज पे हैं उनको कब्जे में मत लियो, क्योंकि वो लेसर की हैं। अब ऐसा क्यों कहना पड़े हमारे कोर्ट को? दो कारण है। पहला, भारत ने केपटाउन कन्वेंशन पे साइन किया हुआ है। केपटाउन कन्वेंशन कहता है कि दोनों बड़ी बड़ी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चाहे एयरबस हो या बोइंग हो, अगर ये दोनों कंपनियां लीज पे देंगी तो हर देश की सरकार को मदद करनी पड़ेगी, इन लीज पे ये इन लेसर कंपनीज की मदद करनी पड़ेगी ताकि ये अपनी फ्लाइट्स को, अपने प्लेन्स को अपने पोजीशन में ले सकें। ये जो केपटाउन कन्वेंशन था ये भारत सरकार ने भी साइन किया है। तो पहला तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन ये है
कि ये एसेट किसकी है, ये एसेट है लेसर की। तो इसलिए सेक्शन 18 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक लिखा है, जो इलेक्टिव लॉ वाले सीए करने वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस में है, या सीए में फाइनल करने वाले बच्चों के सिलेबस में और किसी के सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 18 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लिखा है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो एसेट्स जो भी लीज पे ली गई हैं उनको अपने पोजीशन में नहीं रखना चाहिए उसे। तो इन दो कारणों से गो फर्स्ट की जो लीज की प्रॉपर्टीज थी उनके ऊपर लेसर को अधिकार दे दिया गया है, इन्हें नहीं। हालांकि आज की न्यूज ये है कि गो फर्स्ट ने अब प्लान बना लिया है कि इस डिसीजन के खिलाफ, जहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को इसकी फ्लाइट को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा और लेसर को अधिकार दे दिया गया है, जिसका मतलब अब यह होगा कि गो फर्स्ट एयरलाइंस को अपने फ्लाइट उड़ाने में अभी और टाइम लगेगा। हुआ क्या था मैं बता दूं, गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपने प्लेन उड़ाने सब बंद कर दिए थे, कहा था हमें 600 करोड़ की जरूरत है। इसके मनी लेंडर्स ने इसे 490 करोड़ दे भी दिए थे। कंपनी ने कहा था ठीक है जी हमारा शुरू होने वाला है ऑपरेशन, बट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा था रुक जाओ हमें स्पेशल ऑडिट करने दो। इतने में लेसर्स आए और उन्होंने कहा रुक जाओ हमें फ्लाइट पे अपने कब्जा करने दो। तो वो फ्लाइट पे कब्जा करके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है हमने, तो गो फर्स्ट एयरलाइंस की जो प्लान जो उड़नी चाहिए थी अब तक वो रुक गई है और उसके आगे भी रुकी रहने की संभावना है जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट तक केस जाके कोई डिसीजन नहीं आता। तो अभी नियर टर्म में मुझे उड़ती हुई फ्लाइट नजर नहीं आ रही है गो फर्स्ट एयरलाइंस की। चलिए जी अगली खबर आती है जेपी एसोसिएट को लेकर। ये तो पता नहीं इनके ऊपर साढ़े सती जो चल रही है शनि की वो दूर होने का ही नाम नहीं ले रही है। जेपी ग्रुप, जेपी इंफ्रा डूब गई, इनकी सबसे बड़ी कंपनी जेपी ग्रुप की जेपी एसोसिएट्स जो सबसे बड़ी कंपनी थी, अब उसने भी डिफॉल्ट कर दिया है। अब इसने भी डिफॉल्ट कर दिया है तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसके खिलाफ भी इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो जेपी ग्रुप एक तरीके से पूरे का पूरा ग्रुप ही ठंडा पड़ गया है। एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स या कंपनी के कई डायरेक्टर्स पहले ही जेल में हैं। कंपनी की एक बड़ी अच्छी तरीके से उभर के आई कंपनी जेपी इंफ्रा पहले इंसॉल्वेंट हो चुकी है। अब ये सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी जेपी एसोसिएट ये भी खत्म, क्योंकि ये भी डिफॉल्ट कर दिया तो इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई इनके खिलाफ भी होना पक्का है। चलो जी फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। तो जेपी ग्रुप अगेन कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल रुक जाना, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना। रियल एस्टेट में बता रहा हूं ये ग्रुप खतरनाक मुहाने पे खड़ा है। आगे अब आते हैं अदानी ग्रीन्स। अदानी द बोर्ड ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टू रेज ₹12,300 करोड़ थ्रू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। सबसे पहले तो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है ये समझने की कोशिश करना। देखो जी कोई भी कंपनी अगर कैपिटल रेस करती है, शेयर रेस करती है, तो दो तरीके से रेस कर सकती है। एक होता है पब्लिक से और दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। पब्लिक ऑफरिंग जब आप करते हो ना तो आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे। कंपनी नॉर्मली पब्लिक ऑफरिंग की बजाय ऑप्ट करना चाहती है प्राइवेट प्लेसमेंट को। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी क्या करती है, कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप हमें पैसा दीजिए। अब ये जो गिने चुने इन्वेस्टर्स हैं कई बार ये होते हैं क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, इसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो करोड़ों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कई बार कंपनी जब इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के थ्रू ही पैसा मंगाती है तो इसके लिए सेबी की कुछ गाइडलाइंस लगी हुई हैं जिनका पालन कंपनी को करना पड़ता है। और जब उन गाइडलाइंस के थ्रू उनका पालन करके कंपनी इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को शेयर्स देती है, कौन कौन आता है इसमें, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह, बैंक्स वगैरह भी इसमें आते हैं। जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, यानी कि पब्लिक ऑफरिंग नहीं हुआ क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी ने अपने शेयर इन लोगों को दिए, किनको, इन बड़े बड़े लोगों को, और सेबी का गाइडलाइंस का पालन करके दिए, तो इस तरीके से शेयर्स देने को हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये किसी भी लिस्टेड कंपनी में कैपिटल रेज करने का सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं फेवरेट तरीका है आज की डेट में। अच्छा, इससे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी खुश होना चाहिए। वो किस बात के लिए, पहला
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में जो प्राइस है वो सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है, तो कंपनी कोई इन्हें ऊट पटांग प्राइस का बेनिफिट नहीं दे सकती। एक नॉर्मल प्राइस निकाला जाता है, वैल्यूएशन निकाली जाती है सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक। दूसरी बात, अगर किसी कंपनी में, देखो जी, आप लोग जब इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या देखोगे, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या देखोगे? हम में से आधे लोग तो ये देखेंगे शायद कि देखते हैं एसेट साइड और लायबिलिटी साइड मिल रही है, दोनों बराबर है, अच्छा इसका मतलब बैलेंस शीट सही होगी। और ज्यादा कुछ समझदार होंगे तो वो डेट इक्विटी रेशियो देख लेंगे, बस इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं देखना। परंतु ये जो कंपनियां हैं, ये जो लोग हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, भाई साहब ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करके पूरा निचोड़ निकाल देते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर किसी कंपनी में इन बड़े बड़े लोगों के इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब वो एक अच्छी कंपनी की कैटेगरी मानी जाती है। बात समझ आया? पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया? अब अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो 12,300 करोड़ रुपए का QIP का इशू लेके आ रही है। मैंने अभी रिसेंटली 8 या 10 दिन पहले मैंने कहा था सुजलॉन, मैंने कहा था मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सुजलॉन जो है वो इस एनर्जी में है, ग्रीन एनर्जी में। अदानी ग्रीन जो है उस पर निगाहें रख के बैठेगा और अदानी ग्रीन उसको टेक ओवर कर सकता है। मैं कोई अंदर की खबरें नहीं बता रहा, मैंने कोई ज्योतिष तंत्र विद्या का केस नहीं किया हुआ और ना ही मैं बागेश्वर धाम जैसे बाबा जी जैसे महान हूं। मैं तो अपना एनालिसिस करके बता रहा हूं बस कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बनता तो है टेक ओवर। आई कांट कमिट एनीथिंग, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट कहीं ना कहीं लगता है और पता नहीं क्या होगा, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। कि अगर ये पैसा सुजलोन को ही टेक ओवर करने के लिए लिया गया, अच्छा दूसरी तरफ क्या हुआ है, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, मैं ये देख रहा हूं। वहां सुजलोन ने भी 2,000 करोड़ रुपए QIP के थ्रू रेज कर रहा है, वो भी सुजलोन भी। अब सुजलोन क्या करने वाला है उन 2,000 करोड़ का? सुजलोन एनर्जी उससे अपना डेट कम करेगा, मतलब इंडिकेशन तो वही जा रहे हैं। अब ये एनालिसिस है, केवल एनालिसिस, और ये गलत भी हो सकता है और शायद सही भी हो सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस के साथ साथ प्रेडिक्शन भी है कि शायद ये होने वाला है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये भविष्य चलकर बताएगा। मगर आप केवल, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं दोबारा बता दूं, बड़ा सीरियसली लेना, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस खबर के बेसिस पर, ताकि फ्यूचर में आपको भी ज्ञान मिले कि हाँ कैसे इवेंट पकड़े जा सकते हैं। देखते हैं फ्यूचर में चल के क्या होता है। अगले मैक्सिमम 1 साल के अंदर खबर पूरी निकल के सामने आ जानी चाहिए, बट लेट अस सी क्या होता है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी खबरें, एंड मुझे विश्वास है कि आपने इन न्यूज को लाइक किया होगा। एंड अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर देना। हम ऐसे ही बेहतरीन न्यूज के साथ मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। और मैं पहले मॉर्निंग में ही इंडिकेशन दे देता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी अब से देना शुरू कर दूंगा कि हाँ जी आज न्यूज होगी, रात को 11 बजे प्रीमियर होती है ये न्यूज। तो हम मिलते हैं जल्द ही, अगले 1-2 दिन के बाद, जैसे ही न्यूज कुछ इकट्ठी हो जाएंगी अगली न्यूज की सीरीज के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी ज्ञान में वृद्धि हो सके। थैंक यू।